कहीं मैं अपने घर वालों के सर का बोझ तो नहीं हूँ। यही बात सोचते सोचते मैं आ गया क्लास 9 का चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज को पढ़ने, जहाँ में इंडिया के अंदर एक समय माना जाता था कि हमारे लोग ना हमारे लिए बोझ है, जितना ज्यादा लोग होगा उतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। बट समय के साथ हमें ये रियलाइजेशन होने लगा कि हमारे लोग हमारे लिए बोझ नहीं है, जिसका इकोनॉमिक टर्म पे मतलब था लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है। एसेट का मतलब रिसोर्स है, इसलिए चैप्टर का नाम भी है पीपल एज रिसोर्स। अब सवाल उठता है कि कैसे हम लोग एक रिसोर्स है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। जब हमारे ऊपर करा जाता है खर्चा, इन्वेस्टमेंट लाइक एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और स्किल के ऊपर, तब हम लोग होते हैं एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड पर्सन, और इसी चीज को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। यही हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज और स्किल होता है जिससे कि वो प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा ये चीजें। जब गवर्नमेंट या कोई फैमिली अपने लोगों के ऊपर खर्चा करता है, वो भी चाहता है नहीं बस एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तब एक ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और अगर हम ऐसा ना करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। खैर, जो बात रहा कि कैसे जब हम खर्चा करते हैं तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बनता है, इस चीज को समझने के लिए एनसीईआरटी पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, उसे देखते हैं। एक गांव हुआ करता था सीमापुर, वहां में रहते थे दो लौंडे, साकाल और बिलास। साकाल का पापा था फार्मर और मम्मी थी हाउसवाइफ, और दोनों ही माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, और ऐसा करता भी हमारा साकाल। पहले स्कूलिंग कंप्लीट करता है एंड देन एक वोकेशनल ट्रेनिंग होता है कंप्यूटर सिखाने को लेके, जिसके लिए साकाल का पापा लोन लेके साकाल को ये वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करवाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि साकाल और मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, और उसे मिलता है एक प्राइवेट कंपनी पे जॉब, जहाँ वो बनाता है एक सॉफ्टवेयर, जिस वजह से उसे मिलता है प्रमोशन। इस प्रमोशन ने उसके और उसके फैमिली का लाइफ बेटर कर दिया था। और दूसरी तरफ था बिलास, जिसके 2 साल की उम्र पे उसका पापा गुजर जाता है और उसकी मम्मी के कंधों पे आ जाता है घर का बोझ। वो मछली बेच बेच के अपनी फैमिली को चला रही होती है, और ऊपर से हमारे बिलास को था एक बीमारी, अर्थराइटिस। बट इलाज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और ना ही पढ़ने के लिए स्कूल पे उनके पास पैसा था। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और बिलास की मम्मी भी बीमार पड़ जाती है। फिर ना चाहते हुए बिलास अपनी मम्मी की तरह ही मछली बेचने लगता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के चंगुल पे फंस जाता है। तो तुमने देखा यहाँ पे किस तरीके से जब साकाल के माँ बाप ने अपने बेटे के पढ़ाई के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्चा करा, तो एक ह्यूमन कैपिटल बनता है। और दूसरी तरफ था बिलास, जिसके माँ बाप ने उसके हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा नहीं करा, और इसका नतीजा ये होता है कि वो घर का बोझ बन जाता है। बट सही मायने पे अगर घर का कोई बोझ है ना, तो वो मैं हूँ यार। मतलब मेरा पूरा खानदान एक्सट्रोवर्ट है, पता नहीं मैं कहाँ से इंट्रोवर्ट पैदा हो गया हूँ। मतलब अगर घर पे कोई गेस्ट भी आ जाए ना, तो मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई वो मेरा इज्जत पे हाथ डाल देगा। खैर, इसी एग्जांपल से तो आगे टॉपिक मिलता है हमें, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल में क्या होता है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, और ये चीज तुम्हारे लाइफ को बेटर कर देता है, और ये आगे आने वाले जनरेशन की लाइफ को भी बेटर करता है। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है। और वही उल्टा ले लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा नहीं करता है, तो तुम्हारा जिंदगी बद से बदतर होगा, और तुम्हारे आने वाले जनरेशन का भी जिंदगी उतना ही बुरा होगा। अब साकाल का सीन सही था, क्योंकि वो वर्चुअस साइकिल को एंजॉय कर रहा था, और दूसरी तरफ हमारा विलास फंसा हुआ था विशियस साइकिल पे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे माँ बाप ने किस चीज पे फोकस करा था। भाई मैं तो अपना स्लीप साइकिल तक ठीक नहीं कर पा रहा, अपना लाइफ के खाक ठीक करूंगा। खैर देखो, ह्यूमन कैपिटल के मामले में ना, जापान दुनिया में एक ऐसा एग्जांपल है जिसने अपने ह्यूमन कैपिटल को सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां में नेचुरल रिसोर्सेज का कमी है, तो उन लोगों ने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करा, उन्हें एजुकेट करा, उनका हेल्थ को इंप्रूव करा, जिसका नतीजा ये होता है कि यही एजुकेटेड और हेल्दी लोग आगे जाके इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल का, और अपने कंट्री को करते हैं डेवलप। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। पहले समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके हमें पैसे मिलते हैं ना भाई, तो उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना कई तरह के होते हैं। लाइक अगर कंट्री के अंदर पे तुम सेक्टर वाइज डिवाइड कर दो ना, तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जहां में एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें करवाया जाता है, लाइक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जहां में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के काम होते हैं। और तीसरा टर्सरी सेक्टर, जहां में सर्विस रिलेटेड काम होते हैं, लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। इसके बाद यार मैं सोच रहा था कि जो भी हम चीजें करते हैं ना, कि हर चीज के लिए पैसे मिलते हैं क्या? आई गेस नहीं मिलते। अगर तुम एक्टिविटीज को डिवाइड करो मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज पे, तुम देखो कि जो मार्केट एक्टिविटी होता है ना, वहां हमें पैसे मिलते हैं, लाइक कोई भी जॉब हो गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कोई बिजनेस हो गया। और दूसरी तरफ नॉन मार्केट जो एक्टिविटी होता है ना, उसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक अपना ही खेत पे भाई हल जोत रहे हैं, उसके थोड़ी हमें पैसे मिलेंगे। और हमारी मम्मी आज होते हैं, वो घर के काम करते हैं, उन्हें भी उनके लिए पैसे नहीं मिलते। बट ऐसा नहीं कि वो काम यूजलेस है, वो भी एक तरीके एक्टिविटी है, बट हाँ उसके कुछ पैसे नहीं मिलते, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। अब अगला टॉपिक है जेंडर रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पहले समय में इंडिया में क्या होता था, ज्यादातर बाहर के काम मर्द करते थे और घर के काम औरतें करते थे, क्योंकि जब बात आता था पैसे कमाने का ना, तो वहां तुम्हें चाहिए एजुकेशन और स्किल। और इंडिया के वुमेन्स के साथ ऐसा सीन था, उनके एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उनके पास स्किल नहीं था कोई, और इसी वजह से उनका इनकम भी इतना खास नहीं था। मोस्ट ऑफ द वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करते थे, या फिर वो अपने पति के ऊपर ही डिपेंड होते थे। फिर समय बीतने के साथ साथ वुमेन्स को मिलता है एजुकेशन, जिससे कि वो डेवलप कर पाते कोई स्किल, और वो अच्छा खासा कमा भी रहे। अब तुम देख लो यार, हर साल का टॉपर लिस्ट लॉन्डिया ही फाड़ रहे हैं। हम लौंडे तो यार आशिकी में व्यस्त है। खैर जो बात रहा ऐसे काम जहाँ पे स्किल और एजुकेशन चाहिए होता है, वहाँ मैन और वुमेन बराबर कमाते हैं आजकल।
मैं सही बताऊं तो यार मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बंदी भाई साहब अंधा पैसा कमाए ताकि मुझे कमाना ही नहीं पड़े यार। सही में अब कम बैक मेरी बंदी करेगी, मैं नहीं करूंगा, मैं तो उसके पैसे पे ऐश करूंगा। सॉरी मैं बार बार टॉपिक से भटक जाता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है अभी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि एक कंट्री के अंदर पे जो लोग है ना वो कितने लिटरेट है, जिसके लिए हम देखते हैं लिटरेसी रेट और देखते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है। और इस चैप्टर में इन दोनों ही पॉइंट को बहुत ही डिटेल में बताया गया। हम पहले फोकस करते हैं लिटरेसी रेट के ऊपर। तो लिटरेसी रेट का डेफिनेशन तुम ऐसा कह सकते हो, एक कंट्री के अंदर पे जो लोग होते हैं ना उसमें से कितने % लोग ऐसे हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं। हमने साकाल का एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से एजुकेशन ने उसके लाइफ को बदल के रख दिया था। अब यही एजुकेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है लिटरेसी रेट के साथ। अब अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो देश के आजाद होने के बाद जो 1951 का डेटा आता है वहां में इंडिया का लिटरेसी रेट होता है 18%, जो कि बढ़ के 2018 पे हो जाता है 85%। एक बहुत ही बड़ा जंप मारा है हमने, राइट। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ है गवर्नमेंट का। तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिया जिससे कि एजुकेशन को इंप्रूव करा गया देश के अंदर। गवर्नमेंट का पहला स्टेप था सर्व शिक्षा अभियान, जहां में 6 से लेके 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे थे उन्हें कंपलसरी फ्री एजुकेशन दिया गया। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करके। और तीसरा चीज, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट पे खुलवाया गया नवोदय विद्यालय। ये एक तरीके का खतरनाक स्कूल होगा, मैं स्कूल नहीं कहूंगा, इसे जेल ज्यादा कहूंगा, जहां में जितने भी भाई साहब खतरनाक वाले स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं। हमारे काम का नहीं, हम तो बैक बेंचर्स है। फिर फोर्थ, जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे ना उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया जिससे कि जॉब मिलने उन्हें आसानी हो। और आखिरी चीज तुम देखोगे कि एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर काफी पैसा खर्चा किया। लाइक 1951 से 52 तक एजुकेशन के ऊपर खर्चा करा गया था 0.64%। अब ये चीज बढ़ के 2019-20 पे 3.1% होता है। फिर 2020-21 पे ये थोड़ा सा कम के 2.8% है। फिर भी तुम कह सकते हो अभी भी गुंजाइश है कि चीजों को और बेहतर करा जा सकता है। अभी भी एजुकेशन को लेके इंडिया में कई सारे चैलेंजेस है, दिक्कतें है। लाइक लिटरेसी रेट के मामले पे मेल का लिटरेसी रेट 16.1% ज्यादा है फीमेल से। और अगर शहर और गांव को कंपेयर करो तो अर्बन एरियाज यानी कि जो हमारे शहर है ना वहां में लिटरेसी रेट 14.2% ज्यादा है अभी भी गांव से। और अगर तुम स्टेट वाइज देखोगे लिटरेसी रेट किसका कैसा है, तो एक डेटा आया था 2011 का। इसके हिसाब से इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट वाला स्टेट है केरला, जहां में 94% लोग पढ़े लिखे हैं भाई। और सबसे कम है हमारा बिहार, जहां में 62% है लिटरेसी रेट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर पे हमने लिटरेसी रेट को देख लिया है। अब जानते हैं कैसे हेल्थ हमारे लोगों का जिंदगी बेहतर करता है। तो देखो अगर एक देश के लोग ना हेल्दी होते हैं तो वो प्रोडक्टिव होते हैं, जो भी काम होता है उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारा हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करा। अगर तुम इस टेबल को देखो तो यहाँ में अलग अलग कैटेगरीज दिया हुआ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करा है। लाइक देश भर में कई सारे हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज खोला गया। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जो बेड है ना उसका नंबर्स को भी बढ़ाया गया। नर्सेस एंड डॉक्टर्स का नंबर को बढ़ाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था वहां में प्रमोट कराया गया वैक्सीनेशन को, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को और मैटरनल केयर को। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने देश भर में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस को भी खोला। इसका नतीजा ये होता है कि हेल्थ सेक्टर पे हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। कैसे मिलता है? इन 3 पॉइंट से देखो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब है एक इंसान ऑन एन एवरेज एक कंट्री के अंदर पे कितने साल जीता है। अब जैसे इंडिया के आजाद होने के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एवरेज था हमारा 32 ईयर्स था, वो बढ़कर आज 2021 पे होता है 67.2 ईयर्स। इसी तरीके से एक चीज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बताता है कि एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल होने से पहले गुजर जाते हैं। तो ये चीज 1951 पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, 147, जो कि घट के 2020 को होता है 28। फिर तुम्हें डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में तो पता ही है, ये भी ओवर द ईयर घटता है क्योंकि हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो रहा है। माना चीजें सुधर रहा है बट अभी भी बहुत काम करना बाकी है और वो चीज हमें देखने मिलता है। स्पेशली जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ का अगर तुम हॉस्पिटल्स को देखो, डॉक्टर्स का नंबर को देखो तो वो काफी कम है। और स्टेट वाइज अगर तुम मेडिकल कॉलेजेस का नंबर को भी देखो ना तो ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस तुम्हें देखने मिलेगा तमिलनाडु पे, कर्नाटका पे और महाराष्ट्र पे, जबकि ये चीजें हर एक स्टेट को बराबर मिलना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है भाई साहब बेरोजगारी, देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इस देश का सबसे बेरोजगार तो तुम्हारा भाई है। घर में खाना खाने बैठता हूँ तो खाने से ज्यादा तो ताना सुनता हूँ यार। तो यार ये टॉपिक में तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब तुम काम करना चाहते हो, चाहे कितने भी पैसे दे रहे हैं बट तो फिर भी नहीं मिल रहा होता है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमें जो कहा गया एग्जिस्टिंग वेज, यानी कि जितने पैसे पे सब काम कर रहे हैं तुम भी उसी पैसे पे काम करना चाहते हो बट फिर भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा यार। दुख है। खैर बात करते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट का। तो बेसिकली 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक जो शहर में होता है और एक जो गांव पे होता है। पहले बात करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि गांव में होता है। बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लोगों को बस कुछ समय के लिए जॉब मिलता है। मेनली एग्रीकल्चर पैसा होता है, जब खेती बाड़ी का समय आता है तभी तुम्हें जॉब मिलता है, बाकी समय तुम ऐसे नल्ले बेरोजगार बैठोगे। फिर दूसरा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ क्या होता है, जितने लोग तुम्हें चाहिए ना काम करने के लिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक खेत पे 8 लोग काम कर रहे हैं बट चाहिए 5 लोग, तो 3 लोग जो है वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। ये लोग अगर नहीं भी काम करेंगे तो चल जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी अपने घर का डिस्गाइज
मेंबर ही हूँ। मतलब अगर मैं नहीं भी रहूँ तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो मैं गलती से पैदा हो गया यार, क्या करे। बढ़ते हैं दूसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि शहरों पे होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ में क्या होता है, एक नौजवान पढ़ा लिखा काम करना चाहता है, बट जो काम वो करना चाहता है वो काम उसे मिल नहीं रहा है, भले उसने पीएचडी करके रखा हुआ हो। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है ऐसा, क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादा है और काम कम है, तो इस वजह से जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का जो सीन रहता है, एक समय हुआ करता था जब पढ़ लिख लो तो काम मिलना ही है, बट आज वो समय नहीं है। खैर अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। जब अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग तो उससे क्या दिक्कतें होता है। पहला तो अच्छा खासा टैलेंट भाई साहब बर्बाद होता है। दूसरा, देश के जो जवान है ना उनके बीच एक होपलेसनेस होता है, मतलब अब कुछ नहीं करना, क्या करना है। तीसरा चीज, जब अनएम्प्लॉयड होता है ऐसा तो गरीबी जो होता है फैमिली के अंदर पे वो भी रहता है। और फोर्थ, फैमिली में जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे पापा, उनके ऊपर बोझ हो जाता है कि जवान लड़का है, काम नहीं मिल रहा, और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश का जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं हो पाता। इसी के साथ वीडियो हो चुका है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पढ़ के पसंद आया होगा ये चैप्टर। अगर पसंद आया यार तो खुद तो करो ही करो, अपने दोस्तों को भी कान पकड़कर भाई साहब सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करवाओ यार, पूरे पंचायत फैला दो भाई साहब वीडियो का। और जाते जाते बस मैं तुम लोगों से इतना सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है मेरी तरह की कोई तो है यार जो चुप चुप के अभी भी हमें पसंद कर रहा है, बस बता नहीं रहा है, इस वजह से अब तक हम सिंगल है भाई साहब। बता दो अगर पसंद करते हो तो, क्यों यार सिंगल मार रहे हो बंदे को। ठीक है यार, मिलते हैं अगले वीडियो में।